हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होगे। बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रम क्या होता है? 2, 8, 18, 32 का यहाँ पर क्रम होता है। आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का समान होता है। ठीक, क्योंकि इस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? एक तत्व के समस्थानिक में देखिए कौन सा गुण भिन्न होता है? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो उसमें होता है द्रव्यमान संख्या, क्योंकि बात कर रहा है वो समस्थानिक की। तो आप लोग याद रखना समस्थानिक में क्या भिन्न होते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये नियम बताता है कि किसी कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक में ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं भाई। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो रेडियो एक्टिवता की खोज मैडम क्यूरी ने की, हेनरी बैकरल, रदरफोर्ड, हाइजेंसबर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा हेनरी बैकरल नामक साइंटिस्ट ही उन्होंने हेनरी बैकरल नामक साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। गामा किरणें हैं। गामा किरणें क्या होती है? उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त चुंबकीय तरंगे, न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि गामा किरणें क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उच्च ऊर्जा युक्त चुंबकीय तरंगों को हम गामा किरणें के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में निरंतर छड़ें बनी होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में जो निरंतर छड़ें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैडमियम की बनी होती हैं। कैडमियम को दर्शाते हैं सी डी से। ठीक है, कैडमियम की बनी होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में जो छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं वो कैडमियम की बनी होती हैं, कैडमियम की। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। परमाणु भट्टी में परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विभंधक का, निरंतक का, शीतलक का, ईंधन का। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, विभंधक। परमाणु भट्टी में जो ग्रेफाइट होता है उसका कार्य करता है विभंधक का। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? जो कृत्रिम रेडियो एक्टिवता होता है उसकी खोज किसने की? उसकी खोज की थी आई क्यूरी तथा जोलिट ने। साइंटिस्ट हैं आई क्यूरी तथा जोलिट नाम के साइंटिस्ट ने कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है,
प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है कम ताप की आवश्यकता होती है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे होगे। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है? अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु बम विस्फोट से सहायता। कौन सा कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर में? तो 11वें प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रश्न नंबर 12। तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। यहीं पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाहूँगा। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम होता है और क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, मैं आपको बता रहा हूँ नाभिकीय संलयन पर। अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि परमाणु बम किस पर आधारित होता है, परमाणु बम, जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन। तो आप यहाँ पर नाभिकीय विखंडन वाला ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित छड़ों के किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? अपक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, अपक्रिया की गति कम करने के लिए, अपक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए, ताप नियंत्रित करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ किस प्रयोग में लाई जाती हैं। तो 13वें प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या? अभिक्रिया की गति कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखो यहाँ क्वेश्चन को पूछ भी लिया, परमाणु बम होता है वो विखंडन पे होता है, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन आप आके मीच के लगा सकते हो। मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व नाभिक कुछ प्रारंभिक नाभिक कण होता है, दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है, बहुत से छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, कुछ प्रारंभिक नाभिकीय खंड को देकर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 15वें का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? डी वाला। कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खो देता है या छोटे नाभिकों में टूटता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? विखंडन प्रक्रम से, विघटन प्रक्रम से, साइक्लोट्रॉन से, संलयन प्रक्रम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, संलयन प्रक्रम से। सूर्य अपनी ऊर्जा होती है उसको संलयन प्रक्रम से प्राप्त करता है, ठीक है। अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो क्या हो? अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास, स्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता कब दर्शाएगा? तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है वो हो जाएगा अस्थायी विन्यास। क्या वाला? अस्थायी विन्यास वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी परमाणु है वो रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसमें अस्थायी नाभिक होगा। क्या होगा? अस्थायी नाभिक। ये नाभिक का चित्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे परमाणु का सिंबल देख लीजिए। ये जो बीच में मैं गोला कर रहा हूँ ये
ये आपका नाविक कहलाता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं नाविक। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होगा स्क्रीन पर। संयोजकता ओब्लिक वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने किया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयोजकता का प्रयोग सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? तो ये साइंटिस्ट आते हैं, फ्रैंकलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे। फ्रैंकलैंड नाम के साइंटिस्ट ने संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा जाए 100%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। जो संयोजकता है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रदरफोर्ड थे, कौशल एवं जी.एन. लुईस थे, चैडविक थे, नील्स बोर्स थे, कौन थे? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 19 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौशल एवं जी.एन. लुईस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखोगे कौशल एवं जी.एन. लुईस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। वैद्युत संयोजक बंध किससे बना होता है? विद्युत आवेशित अणुओं का, उदासीन अणुओं का, उदासीन परमाणुओं का, विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूहों का। ठीक है, समूहों का। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। विद्युत आवेशित परमाणु या समूहों का। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।